बारे में आप लोगों को बता दूं कि मैम ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर काफी सारे सेमिनार्स किए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड नेशन और भी ब्राजील, न्यूजीलैंड, ये सारे देशों में मैम ने इस टॉपिक पर काफी डिस्कशन किया है। तो सारे देशों में भी क्या सिचुएशन है इस जनरेशन की, ये भी उनसे जानने मिलेगा। तो मैम सबसे पहले आपने काफी सारी कंट्रीज विजिट की है और इस टॉपिक पर वहां बात की है, तो ये जानना चाहूंगी कि सारे देशों में जेन-ज़ी की सिचुएशन एक जैसी है क्या? आई थिंक लार्जली हाँ। ये जो जनरेशन है, अगर उसको एक डिस्क्रिप्टर दे दें आप, तो हम ऐसा बोलेंगे कि एक एंग्शियस जनरेशन है। इसमें एक एक्चुअली बुक भी लिखा गया है, और जैसे आपने 2-3 शब्द भी इस्तेमाल किए हैं, ओवरथिंक करते हैं, कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। सो द आंसर इज यस। और मैं ये थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी ये ऐसा क्यों है। ये जो जनरेशन है, ये जो फर्स्ट जनरेशन है जो कि ऑनलाइन ग्रो किया है। इससे पहले जो जनरेशन मिलेनियल्स थे, इतना ऑनलाइन ग्रोथ नहीं हुआ था। ये जो जेन जी है, वो कोविड के दरमियान उनकी मास्टर्स या ग्रेजुएशन कर रहे थे। सो दे लिव्ड इन अ पैरेलल वर्ल्ड। एक ऑनलाइन वर्ल्ड था, एक ऑफलाइन वर्ल्ड था। एंड ये जो फर्स्ट जनरेशन चिल्ड्रन है, कोविड जनरेशन ग्रेजुएट्स हैं जिसको हम कह सकते हैं, एक उनके ऊपर एक हमेशा ये प्रेशर रहता है टू बी अ परफॉर्मर, क्योंकि वो ऑनलाइन देखते हैं कि सब लोग खुश हैं, सब लोग सक्सेसफुल हैं, सब लोग बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। उनके जो स्टैंडर्ड्स है ना, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बोलो बहुत अनरियलिस्टिक है, सक्सेस स्टैंडर्ड्स बोलो, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो सिर्फ अच्छा दिखाता है, किसी की बुराई तो दिखाता नहीं है। तो ये जो बच्चे ऑनलाइन ग्रो किए हैं, वो कॉन्स्टेंटली देखते हैं कि कोई अच्छा कर रहा है, कोई सुंदर दिख रहा है, कोई खुश है, कोई ट्रैवल कर रहा है। ये देख देख के, कंपेयर कर करके, जेलस हो के दे बिकेम वेरी एंग्शियस। तो ये पहले नहीं था मैम? क्या आपको क्या लगता है कि पहले की जनरेशन में ये सारी चीजें नहीं थी? ये लोग इतने अलग क्यों हैं? देखिए, पहले की जनरेशन में देखिए ह्यूमन नेचर है, कंपेयर करना, जेलस रहना, ये सब ह्यूमन नेचर है। बट एग्रीवेट कब हो गया? आप अगर ये इमोशंस प्रोसेस करने के तरीके आपके पास नहीं हैं और आप बोम्बार्ड होते हो इस इंफॉर्मेशन से, एक एज में जब आप यंग हैं, इम्प्रेशनेबल है, ये इनका उम्र क्या होगा ड्यूरिंग कोविड? अगर ग्रेजुएशन, अर्ली 20s, लेट 19s, ऐसे इस उम्र में अगर इतने सारे इन्फ्लुएंसेस उनके पास आते हैं, जो कल्चर हम बोलते हैं ना, हाईलाइट रील कल्चर, आप सिर्फ हाइलाइट्स डालते हो, वो हाइलाइट्स देख देख के उनकी एकदम चैन, सैटिस्फैक्शन, खुश, सब कुछ छीन गया उनसे। वो जो फोमो कल्चर है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं भी वो कर रहा है, मैं तो पीछे नहीं रह जाऊंगी ना, वो वाली बात उनको स्ट्रेस से, मतलब फ्रस्ट्रेशन से, अनहैप्पीनेस, सैडनेस, बहुत नेगेटिव फीलिंग से बच्चे गुजरते हैं। यानी हम मान सकते हैं कि ये जनरेशन एंजाइटी से कुछ ज्यादा ही जुड़ी हुई है, इनकी दुनिया बहुत चिंताग्रस्त है। हाँ, नॉट ओनली चिंताग्रस्त है, उन्होंने थोड़ा बना भी रखा है। आपने ये जो वर्ड यूज किया ना, वो क्यों इतना ओवरथिंक करते हैं? आप देखेंगे कि उनको रील कल्चर है, हर 60 सेकेंड एक न्यू टॉपिक आता है, उसको हम ओवर स्टिमुलेशन बोलते हैं। माइंड को आपको हर 60 सेकेंड एक नया टॉपिक मिलता है। ये मैं हमेशा जब टीचर से बात करती हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें क्यों क्लासरूम को अडेप्ट करना है। आप देखिए, जो रील कल्चर है उसको हम ऑटो रील्स बोलते हैं। वो ऑटो पिच, ऑटो स्टार्ट है। और इन्फिनिटी रील बोलते हैं, आप एक बार शुरू करते हैं ना, 2, 3, 4, 5 घंटा चला जाता है, आपको पता नहीं चलता है। और हर 30 सेकंड में कुछ नया देखते हैं, 30-60 सेकंड में। तो उसको, ब्रेन को ओवर स्टिमुलेशन चाहिए। हर 60 सेकंड में वो बोर हो जाता है ब्रेन कि अब मुझे कुछ नया दो। तो मैं क्लासरूम में बोलती हूँ, ये बच्चे अगर रील देख देख के हर 60 सेकंड में उनको नया टॉपिक चाहिए, आप 40 मिनट सेम टॉपिक पढ़ाते हो तो दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। ऑल्सो एक फैंटेसी वर्ल्ड में वो रहते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताती हूँ। वो इतना ओवरथिंक करते हैं कि उनकी दुनिया में है ना, सब कुछ हो जाता है माइंड में, रियलिटी से काफी दूर रहते हैं। सो उनके माइंड में किसी ने गुस्सा कर भी दिया, किसी से शादी वो कर भी दिए, उनका डिवोर्स हो भी गया, मतलब पूरी एंड तक चले जाते हैं। अगर कुछ भी देखा ना, वो अपने लाइफ से जोड़ के एंड तक चले जाएंगे।
सो व्हाट इज हैपनिंग इज उनको कमिटमेंट इश्यूज होती हैं, उनको हमेशा रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, क्योंकि उनके माइंड में सब कुछ प्ले करता है, वो रियल हो ना हो वो थोड़े डिस्कनेक्टेड हैं. सो ओवर थिंकिंग, एंशियस, स्ट्रेसफुल, एक्चुअली वेरी ट्रबल्ड जनरेशन. तो ये सोशल मीडिया और ये ओवर स्टिमुलेशन की जो आपने बात की, ये इनकी मेंटली इनको कितना अफेक्ट करता है? बहुत ज्यादा. बट इसमें से है ना, एक अगर पॉजिटिव निकल के आया है इस जनरेशन में, मैं ये बोलूंगी कि वो लोग अपने जो फीलिंग्स है वो बहुत रियल फीलिंग्स बता सकते हैं. इससे पहले जनरेशन्स हमेशा अपने नेगेटिव फीलिंग्स दबाते थे, सोसाइटी के डर से बात नहीं करते थे. ये पहला जनरेशन है जो मेंटल स्ट्रेस, सुइसाइड, डिप्रेशन खुले बात करते हैं. उनको कुछ भी बोल दो वो एकदम मेंटली ट्रॉमाटाइज्ड हो जाते हैं और बात कर सकते हैं. जो पॉजिटिव है वो ये है कि जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो कॉफी टेबल डिस्कशन बन गया है. बट जो नेगेटिव है वो ये है कि बहुत जल्दी उनको मेंटल ट्रॉमा हो जाता है. आप कुछ भी बोल दो, उनको घर चला जाना है, सबको छोड़ छाड़ के चला जाना है, वो हैंडल नहीं कर पाते हैं. सो एक बैलेंस अगर हो ना, बात करना जरूरी है. फीलिंग्स के बारे में बात करना, जर्नल लिखना, काउंसलर के पास जाना, ये सब ये जनरेशन कर सकता है, करता भी है, क्योंकि अपने आप से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है. और फिर भी इन लोगों में एंजाइटी ज्यादा देखने मिलती है. इसीलिए दिखती है ना, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं और बात करते हैं पर उसका सोल्यूशन नहीं जानते हैं, तो एंशियस रहते हैं. सोल्यूशन देना पेरेंट का काम है, या तो काउंसलर या टीचर का काम है. वो काम कौन कर रहा है, वो सोल्यूशंस उनको कौन दे रहा है. अपने आप सोल्यूशंस तक तो नहीं पहुंच सकते ना, बहुत यंग है ये, बहुत इंप्रेशनेबल है, और लाइक आई सेड तरह तरह की बॉम्बार्डिंग नेगेटिव न्यूज आती है उनके पास. आजकल आप देखेंगे जो सिविल क्राइसिस हो रही है पूरी दुनिया में, वो क्या चिंतित नहीं है अपने फ्यूचर के लेके. कौन उनको रिजॉल्व करेगा, वो उनको सेटिस्फैक्शन, आश्वासन, द वर्ड इज, उनको काम कौन करेगा, who will calm their nerves? कोई है नहीं सोसाइटी में. So their situation is very typical. Gen Z बहुत टिपिकल है, ये एज ही बहुत टिपिकल है. लेकिन ये लोग जिनसे सोल्यूशन लेने जाएंगे वो या तो पेरेंट्स होंगे जी, या फिर टीचर्स होंगे जी. तो उनके बीच में जो जनरेशन गैप होगा, हाँ, क्या उस जनरेशन गैप की वजह से सही सोल्यूशन उन्हें मिल पाता है? यस. देखिए, जनरेशन गैप तो मैं बहुत मानती हूँ कि अगर है तो घर में है आज. ये नहीं है कि 30 इयर्स ग्रैंडफादर ग्रैंड सन के बीच में जनरेशन, फादर सन के बीच में जनरेशन गैप्स होते हैं, बिकॉज जो पेरेंट्स हैं वो इस दुनिया से वाकिफ नहीं है. बट आई टेल यू, जो फंडामेंटल है ना, जैसे लाइफ में ट्रुथ इज अ फंडामेंटल. आप जानते हैं कि झूठ बोलना गलत है, सच बोलना सही है, ये फंडामेंटल वैल्यूज होते हैं. ऐसा आप अगर अपने बच्चों को लव दें, प्यार दें, जो कि फंडामेंटल ट्रूथ है, वो हिलेगा नहीं बच्चा. आप कुछ भी समझाओ, जो अंडरलाइंग मैसेज है ना, दैट इज लव, कि तू कुछ भी करेगा, आई विल स्टैंड बाय यू. मैं सिखाऊंगा, मैं फीडबैक दूंगा, मैं गुस्सा करूंगा, मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगा अगर जरूरत पड़े, मैं अब फ्रेंड भी हूं, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं तुम्हारे साथ खेलने जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, मैं तुम्हारे पेन समझूंगा, क्योंकि अंडरलाइंग मैं तुम्हें प्यार करता हूं. लव इज द ओनली पेरेंटल सोल्यूशन, एंड कम्युनिकेटिंग दैट लव, कॉन्वर्सेशन चाहिए. प्यार और कॉन्वर्सेशन अगर है तो कुछ और नहीं चाहिए. आई एम वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर. इन चीजों को भी ये जनरेशन अच्छे से समझती है. एक्चुअली ये जनरेशन का नीड है जो उनको मिलता नहीं है, बड़ों से नहीं मिलता है, क्योंकि ये जनरेशन इज द फर्स्ट जनरेशन जो अपने आप के साथ बहुत कनेक्टेड है, बहुत कनेक्टेड है, अच्छी तरह से कनेक्टेड है. इसलिए आप कभी कभी कहा जाता है कि ये एक जनरेशन है तो जो थोड़ी सी ज्यादा स्पिरिचुअली अवेयर है. अपने आप स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्या है, अपने खुद की कनेक्शन है, राइट. बिकॉज स्पिरिचुअल अवेयरनेस मीन्स ये जानना कि सारे सच जो है पूरी दुनिया में वो आपके अंदर है, आप कहीं बाहर ढूंढो नहीं उसको.
ये जनरेशन वो जानता है, समझता है, तो अपने आप से कनेक्टेड है। बट जब उनको सवाल होते हैं, जब उनके पास कंफ्यूजन्स होते हैं, जब उनको इतना सारा अनसर्टेनिटी देखते हैं दुनिया में, जो वूका वर्ल्ड की बात हम कर रहे थे, और उनका सोल्यूशन नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता, तो वो एंग्शियस रहते हैं। जैसा कि आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोला, तो जेंजी ज्यादा स्पिरिचुअल ही हमने कई बार देखा है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड के जो टॉपिक होते हैं ना, जैसे नेशनल इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि न्यूज रिगार्डिंग अवेयरनेस, आज के मतलब ये जेंजी जनरेशन ज्यादा ही अवेयरनेस देखने मिलती है, आप मानते हैं? और Yes. ऐसा क्यों? यस, मैं बिल्कुल बोलूंगी। वो है ना, बहुत कॉन्शियस है, प्लैनेट को लेके कॉन्शियस है। जैसे क्लाइमेट चेंज आप देखोगे, जेंजी सबसे ज्यादा नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल है, एडवोकेट करता है, दिखाता है। वाटर वेस्ट नहीं करना, ग्रीन एनर्जी, ये एनवायरमेंट के लिए भी ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा, राइट? दैट इज द वन थिंग विच इज वेरी वेरी गुड अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बीच को क्लीन रखना, यू नो जो कोरल को साफ रखना, जो फिश पॉन्ड्स में है, या ओशन को क्लीन, या माउंटेन को, सस्टेनेबिलिटी पे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस जनरेशन का, विच इज अ वेरी वेरी बिग पॉइंट। सेकेंड थिंग अगर मैं बताऊं, बिटकॉइन का समझ ये जनरेशन को बहुत अच्छी तरह से है। आप अगर नेटफ्लिक्स सीरीज देखेंगे, अगर सबसे ज्यादा बिटकॉइन पे कोई देखता है, इट इज दिस जनरेशन, राइट? सो दैट इज अनदर अवेयरनेस जो बहुत अच्छी तरह से उनके पास है। डाउन साइड अगर मैं बताऊं, तो उनका कल्चरली जो होना चाहिए ना, रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि वो तो ऑनलाइन ग्रो किए हैं ना, तो उनको ये नहीं समझ में आता कि अभी जो नेपाल में हुआ, पॉलिटिकली क्या है, वो सब मैं छोड़ देती हूँ, जो न्यूज वैल्यू है। मैं सिर्फ एक पॉइंट में आऊंगी, जो सिंहद्वार उनका था ना, जो पैलेस, वो एक वर्ल्ड हेरिटेज है, आपका है, आपकी फोरफादर्स, आपके एंसेस्टर्स का था, और आपकी फ्यूचर जनरेशंस का था। आपको क्या हक था उसको जलाने का? आप भले स्ट्रीट को क्लीन करके पेंट कर दें, आपको वो पैलेस दोबारा मिलेगा। वो अंडरस्टैंडिंग हमने इस जनरेशन को दिया ही नहीं। और मैं हमेशा कहती हूँ, बच्चे कभी गलत नहीं होते, ये हमारा काम था, एजुकेटर्स का, पेरेंट्स का, और सोसाइटी का। हमने अगर उनको तैयार ही नहीं किया इस तरह से, तो ब्लेम कैसे कर सकते हैं? ये बात आपने की ना, तो आपने शायद वैसे रील भी देखी होगी मंजुला जी, कि ये इसी टाइम पे जब वहां पे ये पूरा चल रहा था, तब काफी सारे जेंजीज ने वहां पे रील बनाई है, जो बहुत ज्यादा लाइक मतलब टॉपिक की, बहुत डिस्कशन का टॉपिक बना था, कि वहां की ये जनरेशन जहां पर कहीं आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है, और उस टाइम पर भी वो लोग रील बना रहे हैं। तो ये, इसको हम कितना अलग देखेंगे, वहां की जनरेशन, यहाँ की जनरेशन, जब हम दो देशों की जनरेशन के बारे में अगर डिस्कशन कर रहे हैं? तो मैं वेस्ट एंड ईस्ट की बोलूंगी, या तो डेवलप्ड कंट्री एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करूंगी। हाँ, नेपाल और इंडियन यूथ में बहुत फर्क तो हो ही नहीं सकता। ज्योग्राफिकली हम सेम है, राइट? सो सब कॉन्टिनेंट देखते हैं हम, डेवलपिंग कंट्रीज देखते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज देखते हैं। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आप एक यूएस या चाइना की यूथ को देखोगे ना, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनकी पढ़ाई में हिस्ट्री बहुत मायने रखता है। और आप उनसे बात भी करो ना, तो वे हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे बच्चे बोलते हैं हिस्ट्री तो बोरिंग है। शायद हमारी ही गलती है, क्योंकि हम क्या उनको एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम में, कि वो रट लगा के 20 डेट्स याद रखें, ये वॉर कब हुआ था, वो उसको कब मारा था, वो कब डायनेस्टी आया था। वो जो रिचनेस है ना हिस्ट्री का, हम नहीं बढ़ाते। तो आप अगर हमारे बच्चों को पूछोगे ना, हिस्ट्री क्लास अच्छा है, दिस इज बोरिंग, इट शुड बी स्क्रैप्ड, सिलेबस से ही निकाल दो हिस्ट्री, बच्चे बोलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम सही तरीके से पेश नहीं करते, हम डिस्कशंस नहीं करते, हम स्टोरी टेलिंग मेथड से नहीं बताते हैं, हम अपना इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, वैदिक सिस्टम जो है, उसको प्राउडली पेश ही नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे का कल्चरल रूट आएगा किधर से? वो जब जो देखता है सोशल मीडिया, वो समझता है सच है।
सो मैं बोलूंगी दैट जो चाइना का जो जापान के जो बच्चे हैं, चाइना के बच्चे हैं, छोटेपन से क्रम करते हैं। इंडियन किड्स शायद वहां नहीं है, नहीं है, और शायद हमारी एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू चेंज, आई डोंट नो। बट स्मार्ट बोल सकते हैं इस जनरेशन को। आपने बोला ना हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन क्या चल रहा है आज, और इनफैक्ट लैंग्वेज में भी अगर हम देखें तो आज के जनरेशन को सिखाने नहीं पड़ते इंग्लिश। अब देखो जेंजी है, मतलब इंग्लिश आती है। ये एक स्मार्ट देखने मिलते हैं, आज की जनरेशन देखने मिलती है कंपेयर करें अगर पहले की जनरेशन के साथ। देखिए, इंडियन ब्रेन इज वेरी शार्प, उसमें कोई दो राय नहीं है। थैंकफुली जो एआई है, हमारी जनरेशन तो बहुत इजीली, जो जेंजी है वो बहुत इजीली अडेप्ट कर लेती है, राइट। तो जो एआई का जो एक मल्टीलिंगुअल कंटेंट आ गया कि कोई भी भाषा में आप बात करो, सीख सकते हो, थैंकफुली वो लोग बहुत अडेप्ट कर लेते हैं। आज भाषा अंग्रेजी, गुजराती, कोई सोशल मीडिया पर जो है वो जल्दी सीख लेते हैं ऐसा। हाँ, ऑल्सो आप जब ट्रैवल करते हो, पहले इंग्लिश जानना जरूरी था। अब तो गूगल ट्रांसलेटर से सब भाषा आप बोल सकते हो, आपकी वॉइस क्लोन कर देगा वो। हेल्थ को लेके भी आज की जनरेशन ज्यादा अवेयर है। एक्चुअली यस, बिकॉज आप देखोगे ना, स्टेटिस्टिकली, मैं गुजरात की बात नहीं करी, स्टेटिस्टिकली ये कहा जाता है कि ये जनरेशन सबसे कम अल्कोहल कंज्यूम करता है, वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक्स। ऑल्सो आप देखोगे उससे पहले जो जनरेशन थे वो कभी भी आफ्टर वर्क वगैरह ड्रिंक्स लेते थे, ये जनरेशन नहीं लेता है। वो वीकडेज में बिल्कुल नहीं, वीकेंड में शायद थोड़ा वाइन ले ले, मैं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की, बट जनरली आप अगर देखोगे वो जूस पे, इन्फ्यूजन जूस, ग्रीन टी, पानी पीते हैं, इतना इतना टम्बलर लेके घूमते रहते हैं, पानी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एंड हेल्दी फूड खाते हैं। सो यस, आई मीन आई थिंक दैट ये जनरेशन थोड़ा ज्यादा फिजिकल हेल्थ को लेके अवेयर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जेंजी जनरेशन को एम्प्लॉयड्स नाइटमेयर कहा जाता है। I know. काफी रील्स तो बनते ही हैं, बट एक्चुअल भी है। अभी ये सिचुएशन है कि अगर कहीं पर भी रिक्रूटमेंट होता है तो अगर पता चलता है ना कि जेंजी है तो वो सोचते हैं 2 बार। क्या लगता है, क्या रीजन है? मैंने तो यहाँ तक सुना है, एक्चुअली मैं जब बातें करती हूँ और ये अवेयर करने की कोशिश करती हूँ दैट जेंजी के साथ काम तो करना पड़ेगा, ये पूरा एक जनरेशन है, आप स्किप तो नहीं कर सकते। बट आई हियर सम पीपल से कि हम लोग तो बिल्कुल बैन लगा के रखे हैं कि जेंजी को हायर ही नहीं करना। पॉसिबल नहीं है ये चीज, हो ही नहीं सकता, ये पूरा जनरेशन आप स्किप कैसे कर सकते हैं? सी आई थिंक वो क्या है कि ये जो वो जो कैसे मैं बताऊं, रील्स तो आपने देखे ही हैं, वो है ना एक एंटाइटलमेंट है, हम समझे क्यों। ये जो फर्स्ट जनरेशन है ऑफ सॉफ्ट पेरेंटिंग, इनके पेरेंट्स ने उनको सही में फर्म पेरेंटिंग नहीं किया है। वो जो रील्स आप देखेंगे कि तुम कौन होते हो मैनेजर को, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, मेरे पेरेंट्स भी नहीं बोल सकते। वो उनको ये सीख मिली है कि मैं जो करती हूँ वो सही है, मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स ने वो सॉर्ट ऑफ फाइन लाइन नहीं ड्रॉ किया। सेकेंड थिंग, जो वो लोग ऑफिस में आते हैं, उनका जो लिंगो है बहुत अलग सा लिंगो है। वो लोग अपना डिक्शनरी यूज करते हैं, जो ऐसे सब यो वगैरह जो चलता है, वो एक्चुअली मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जांपल है। देखिए, जो सीईओ है हमारे और एक जेंजी उनको रिपोर्ट करती थी, उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया और एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन शी सेड यो। जो सीईओ है उन्होंने मुझे ये बोलते हैं कि मैं तो शॉक हो गया। फिर उनको बिठाया और मैंने बोला उनको कि मैडम, मैं आपकी बॉस की बॉस की बॉस हूँ। एक एसओपी बनाते हैं, मैं आपको मैडम बुलाएंगे, आप मुझे सर बुलाएंगे, और योर सर नहीं चलेगा। बट आई टेल यू, आई थिंक दैट हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए। हमें भी अडॉप्ट करना। व्हाट्स रॉन्ग? उनको इतना है कि वो जो नखरे करते हैं और मैं छुट्टी से आई हूँ, मुझे एक और छुट्टी चाहिए, रिकवरी चाहिए, वो सब तो सिखाना पड़ेगा। जो आपको नहीं करना है वो आपको सिखाना पड़ेगा, बट ये यो तो चलना चाहिए। लेकिन अभी आपने बोला कि इसमें कहीं ना कहीं पेरेंटिंग आती है,
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि ये जेंजी जनरेशन के बारे में हम बात करते हैं, बट ये जनरेशन ऐसी क्यों है? क्योंकि इसके पहले की जनरेशन मिलेनियम या उनसे पहले की जनरेशन, क्या उन्होंने अपनी पेरेंटिंग स्टाइल में कुछ चेंजेस किया है जिस वजह से ये जनरेशन में ये चेंजेस आया है? डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटिंग क्या उनकी इस पेरेंट को इस जो इनका बिहेवियर पैटर्न है उसको चेंज कर सकती है? देखिए, अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं। लोग सोचते हैं कि हमें पेरेंटिंग सीखने की क्या जरूरत है, वहां पे ही द स्टार्टिंग पॉइंट वो है। वो सोच बदलना है कि आपको वर्ल्ड जब बदल जाती है आपको बदलना पड़ेगा। जनरेशंस की जो बिहेवियर ट्रेट्स बदल जाती है, एज पेरेंट्स आपको बदलना पड़ेगा। जो मिलेनियल्स के पेरेंट्स थे ना, वो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स थे, ऑटोक्रेटिक पेरेंट्स। थप्पड़ लगाना इज द ओनली सोल्यूशन, राइट? तो ये जब बच्चे बड़े हुए, उन्होंने बोला कि मैं ऑटोक्रेटिक नहीं बनूंगा, मैं बहुत फ्रेंडली बनूंगा मेरे बच्चों के साथ। बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन। बीच में क्या है? डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल, पार्टिसिपेटरी पेरेंटिंग स्टाइल। आप बच्चों को साथ लेके कैसे चलोगे? पेरेंट तो आप हो, फर्म तो आपको रहना ही पड़ेगा। वो बीच का जो है ना, वो रह गया। यहां से यहां तक चले गए कि मैं तो मार खा खा के बड़ा हुआ हूं, मुझे तो बेल्ट पड़ती थी, मुझे तो धो डालते थे, तो मैं अभी मेरे बच्चों को छू नहीं। मतलब अरे नहीं चलेगा, पेरेंट हो, निभाओ ना। वो मिस हो गया पूरा जनरेशन, इसलिए इधर चला गया। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये सब तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ही शुरू होता है ना, कि नो हिटिंग, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट। अभी फ्लोरिडा में एक लॉ नहीं आई है कि पेरेंट के परमिशन से बच्चों को स्कूल में मार पड़ सकती है। करना पड़ा ना, क्योंकि बच्चे इतने अनरूली हो गए हैं, वो इतने एंटाइटलमेंट के साथ आते हैं कि कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। धमकी, इमोशनल ब्लैकमेल, इसके आगे कुछ नहीं चलता फिर। हाँ, उसके आगे तो सब बंद, सबकी मुंह बंद। मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मेंटल ट्रॉमा हो गया, मैं फाइल कर दूंगा। और एक्चुअली वो लोग चले भी जाते हैं, अपने आप को ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते हैं और एक्चुअल में हो जाता है वो, और इसीलिए पेरेंट्स डरते हैं। एक्चुअली टॉपिक तो बहुत सारे हैं और हम डिस्कशन भी काफी सारा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन समय हमारे पास कम है, तो हम एक रैपिड फायर राउंड लेते हैं मैम, जिससे कि हम थोड़े और क्वेश्चन इन शॉर्ट लोगों के सामने रख सके। जी, सो मैम रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, जेन ज़ी जनरेशन को सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट करना पसंद है, तो उनकी फेवरेट पोस्ट कौन सी हो सकती है, किस तरह की हो सकती है? उनकी फेवरेट पोस्ट? हाँ, मुझे लगता है फूड। पता है हमें कैसे पढ़ाया जाता था कि मैं जब हॉस्टल में थी कि फूड जब आता है तो पहले प्रार्थना करना चाहिए। मैंने जो देखा है, जब उनका फूड आता है तो फोन खुल जाता है फोटो लेने। राइट। ये तो शायद उससे पहले की जनरेशन में भी थोड़ा बहुत देखने मिलता है। अब व्हाट इज द मोस्ट टेरिफिक थिंग फॉर जेन ज़ी जनरेशन? मतलब सबसे ज्यादा उनके लिए क्या भयानक हो सकता है? कहीं वो जा रहे हैं फोन के साथ, फोन में डेटा नहीं है, वाईफाई भी नहीं है, और उसके अलावा फोन की बैटरी डेड और चार्जर नहीं है। ओके, पता है एक तो मैंने देखा है कि ये जेंसी हमेशा लो बैटरी पे चलती है। उनके फोन अब जब देखो 2%, 3%, 4% ऐसा चलता है। आई थिंक वो पता नहीं वो सिचुएशन में क्यों पड़ते हैं, बट वो बहुत टेरिफाइंग उनके लिए। फोन अगर बंद हो जाएगा ना, उनका दुनिया ही बंद हो गया। तो वाईफाई का क्या लेना देना, फोन इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक अगर उनकी बैटरी कभी भी 0% चली जाएगी ना, दे विल थिंक कि वो दुनिया ही खत्म हो गया है उनका। ओके, इफ जेन ज़ी वर अ ब्रांड, व्हाट वुड बी द टैगलाइन? लिमिटेड एडिशन। क्योंकि हम लोग उनसे सीख रहे हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन है जेन अल्फा, जो गलतियां हमने जेन ज़ी के साथ किया वो जेन अल्फा के साथ ना करें। ओके, एक ऐसा ओल्ड स्कूल ट्रेंड जो पहले था अभी भी होना चाहिए? फ्लिप फोन, स्मार्टफोन अभी नहीं बच्चों के लिए। फ्लिप फोन वापस आ जाना चाहिए बच्चों के लिए, अंडर 16 के लिए। पहले की जनरेशन आज की जनरेशन यानी जेन ज़ी जनरेशन से क्या सीख सकती है? देखो, मेंटल हेल्थ का जो उनका ध्यान है
और फोकस है और जो खुलेपन से बात करते हैं वो सीखना जरूरी है. आई थिंक एचआर को इतना तो चेंज करना चाहिए कि सिक डे मीन्स मेंटल हेल्थ डे ऑल्सो, नॉट जस्ट फिजिकली सिक, मेंटल ऑल्सो लेना चाहिए. ओके, जेन जनरेशन को एआई से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? ये तो बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन है जो कि एआई गर्लफ्रेंड्स बिल्कुल आएंगे इनके लाइफ में. हो सकता है कि एआई से वो Oh. शादी भी करें. Oh This my is the God. generation Oh please. that will marry AI and have AI girl. Seriously? 100%. Okay. That is the prediction. 100%. ये रैपिड फायर राउंड नहीं होता तो उसमें और सवाल करती मैं. ओके, थैंक यू मैम. यहाँ पर हमारा टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन इस टॉपिक पर जितना हो सका उतना हमने डिस्कशन करने का ट्राई किया और काफी सारे लोगों को काफी कुछ इस जेन जनरेशन के बारे में और इन्हें कैसे टैकल करना है वो पेरेंट्स को भी पता चला होगा. थैंक यू સો મચ મારી Thank you so much. તો આજે આ એપિસોડમાં ખાસ આપણે વાત કરી છે કે જેનઝી જનરેશનમાં આટલી એન્ઝાઇટી કેમ જોવા મળે છે અને શું કારણો છે અને એની સાથે તેને કેવી રીતે ટેકલ કરી શકાય છે તેના વિશે જણાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ફરીથી મળીશું આવા જ વિષયોની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.